री एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई और उसके पूर्व में जो है कुछ लेक्चर और कुछ टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो एक तथ्यात्मक और अवधारणात्मक रूप से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत हम लोग आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि कृषि, जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि वर्तमान समय में केवल इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ जो है औद्योगिकरण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये लाइन कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कृषि प्रधान देश कहना केवल एक स्थिरता को शो करता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या एक जो है आजीविका वाली कृषि और उसके अंतर्गत जो है कार्य करती थी, तो कृषि प्रधान देश था। लेकिन जब से उदारीकरण का दौर हुआ और विभिन्न क्षेत्र में, उद्योगों में, सेवा क्षेत्रों में निवेश बढ़ा, आर्थिक उदारीकरण के कारण से जो है निवेश के एक बेहतर माहौल को डेवलप किया गया, तो उससे कृषि प्रधान देश होते हुए औद्योगिकरण, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये लाइन कहना इसके लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू इत्यादि में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत को अगर एक लाइन में कहना हो तो क्या है, तो आप एक लाइन में इस तरीके से ही कहेंगे कि कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ जो है विनिर्माण, औद्योगिकरण के क्षेत्र में तथा सेवा को समेटते हुए एक बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो उसी के तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो चूंकि काफी कुछ पैटर्न मिलता है और यह जो है एक बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है जहां पर औद्योगिकरण निम्न मध्यम वर्गीय स्तर पर पाया जाता है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाती है। कुछ उसमें जीवन निर्वाह कृषि करते हैं और कुछ जो है वाणिज्यिक कृषि के माध्यम से जो है आय को अपने बढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्रम की अगर बात की जाए तो इन सभी में काम करने वाले में से 30% लगभग श्रमिक जो है वो कृषि के अंतर्गत जो काम करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश का एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला जो है प्रदेश का जो एक स्वरूप पता चलता है। तो कृषि का कई तरीके से रोल भी है अर्थव्यवस्था में, और यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ अगर प्रश्नों पर डिस्कस करें यहाँ पे, तो जैसे कृषि के स्तर से कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है, एक सवाल तो ये बन जाता है। दूसरा, पशुपालन का जो है भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कृषि और पशुपालन किस रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब पूरक तो है ही, लेकिन किस रूप में पूरक है, तो आप उसमें एक दूसरे के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान देते हैं, इन पॉइंट्स को बताते हुए लास्ट में कंक्लूजन दिखाएंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और लोगों के आय, रोजगार इत्यादि के माध्यम से जो है एक दूसरे में रोल और भूमिका उसकी रेखांकित होती है। इसी तरीके से भारतीय कृषि की समस्याएं एक टॉपिक ये बनती है, या कि उत्तर प्रदेश में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कृषकों की क्या समस्याएं हैं, एक प्रश्न ये बनता है। और गन्ना, जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं और सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें क्या कदम किसानों के बेहतरी के लिए उठाया जाता है, यह भी एक सवाल बनता है। तो कुल मिलाकर इतने सब सवाल इसमें बनते हैं और ये मेंस में एक पूरे प्रश्न के साथ साथ टिप्पणी भी पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके परिवार में कृषि कार्य किया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि हमेशा कमीशन एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलता है कि आप अगर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आप वहाँ की अर्थव्यवस्था, जो कि आपके परिवार का मुख्य आय है, तो आप कितनी रुचि रखते हैं, कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, आपका नजरिया क्या है, इन सारी बातों पर और इन सारी बातों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक संतुलित दृष्टिकोण, एक संतुलित आपका उत्तर होना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को समेटते हुए हम इस क्लास में जो है कुछ तथ्यात्मक चीजों के साथ साथ जो है अभी पूर्व में बताए गए इन विभिन्न प्रश्नों को जो है डिस्कस में जो है ले आते हैं। इन प्रश्नों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करें तो कृषि के अंतर्गत अगर फसलें देखी जाए तो 3 प्रकार की फसलें आती हैं। एक तो रबी की जो है फसलें हैं, दूसरा खरीफ की फसलें हैं और अगली जो है जायद की फसलें हैं। ये देखने में बहुत ही सिंपल लगने के बावजूद भी यहाँ से सवाल लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस बात को समझ लेना आवश्यक है
ये इन तीनों में जो अंतर है वो एक तो समय के आधार पर होता है, एक तो फसलों के आधार पर होता है। रबी की जैसे फसलें हैं तो ये आपके रबी के फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, लाही, आलू, तंबाकू, ये सारी फसलें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। किसमें आती हैं? रबी के फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये फसलें, रबी की जो फसलें हैं, ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में इनकी बुआई की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर से जो है वो नवंबर में की जाती है, और ये लगभग जो है अप्रैल से मई, अप्रैल जो है मई में जो है इसकी कटाई की जाती है। तो ये फसलें जो है इस तरीके से जो है आती हैं। तो इनमें फसलों के आधार पर और दूसरे इनके जो है समय के आधार पर इसमें अंतर होता है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत जैसे इसमें गेहूं मुख्य फसल होता है, गेहूं इसमें जो है मुख्य फसल है, वैसे यहाँ पे जो है चावल मुख्य फसल होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब फसलें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सामान्यतः इन्हीं प्रश्नों से जो है इन फसलों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी फैक्चुअल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल रबी में या खरीफ में या जायद में आती है, या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मिलान के लिए कि इनमें से जो है कौन किस में मिलता है, तो आगे पीछे क्रम दिया रहेगा, वहां से आ जाएगा। कभी कभी कूट दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी के फसल है, 1 और 2, 2 3, 1 2 3, 1 और 4, ऐसे करके भी पूछ लेता है। तो कई तरीके के सवाल यहाँ बनते हैं, तो इससे संबंधित एक समझ का होना आवश्यक है। तो ये जो है खरीफ के फसलों के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित पीडीएफ भी आप लोगों को, अगर ग्रुप में आप हैं एजुकेशन IAS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जो है इससे संबंधित जो है कंटेंट डाला जाता है, तो आपको वहां से भी मिलता रहेगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट जो डेवलप कीजिए। जायद की जो फसलें हैं, अब ये जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें जून के लास्ट, जून या जुलाई में जो है प्रारंभ की जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में जो है यहाँ पे जून और जुलाई से लेकर के, और ये जाती हैं सितंबर जो है अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में जाती हैं। जायद की फसलें जो है वो, जायद की फसलें जो है मार्च अप्रैल से लेकर के, अब इसमें फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है कि कुछ फसलें जून में कट जाती है, कुछ जुलाई में कटती हैं। तो जुलाई इसमें मान के चलिए कि जुलाई रहता है, या जून भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये होता है। जायद की फसलों की एक सबसे बड़ी विशेषता है इसमें ताप बहुत ज्यादा, उच्चतम ताप इसमें होता है। ताप के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा इसमें सिंचाई जो है ये होता है, इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस सीजन में जो है सूर्य की किरणें जो है सीधे चमकती है और उत्तरायण की स्थिति में होती हैं। तो उत्तर भारत समेत भारत में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ चूंकि बारिश का भी सीजन आ जाता है जून जुलाई के आसपास जो है, तो यहाँ पे सिंचाई की भी व्यवस्था करनी होती है इन फसलों को। और उसी के आधार पर जायद की फसलें आती हैं। इसमें लोबिया है, मूंग है, ककड़ी है, खीरा है, ये सारी जो है फसलें, लौकी है, ये सारी फसलें जो है जायद की फसलों में जो आती हैं, ये बहुत कम समय में उगाई जाती हैं। मूंग जो है सबसे कम समय में उत्पादित होने वाली फसल के रूप में भी जो है जानी जाती है। यहाँ से सवाल भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों ने समझा होगा कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें हैं। इन फसलों से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए इस आधार पर कि इसमें समय के आधार पर और फसलों के प्रकार, इनके आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है।
प्रदेश के कुछ फसलों के बारे में, जैसे जो मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं है, दूसरे नंबर पर चावल है, ये मुख्य फसल के क्रम में है गन्ना। गेहूं, चावल, गन्ना, ये सबसे मुख्य फसल के रूप में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो गेहूं लगभग 25% क्षेत्रफल पर जो है ये उगाई जाती है, यानी कि प्रमुख फसल गेहूं जाता है। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर चावल आता है और थर्ड नंबर पर गन्ना आता है। तो गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर में उगाई जाने वाली जो फसल है। चावल दूसरा जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो है उगाया जाने वाला जो फसल है। गन्ना की सबसे बड़ी विशेषता, जहां से सवाल भी पूछा गया है, सबसे सिंचित और सबसे ज्यादा जो है कॉमर्शियल व्यावसायिक नगदी फसल के अंतर्गत जो है कौन सा आता है, गन्ना आता है। ये 93% इसके जो है लगभग सिंचाई का जो है रेशियो है। तो गन्ना सबसे ज्यादा सिंचाई की जाने वाली फसल है। प्रश्न भी यहां से पूछा जा चुका है। तो गेहूं, चावल और गन्ना की जो है यह स्थिति है। गेहूं जैसे तराई क्षेत्र में भी होता है, गंगा घाघरा के जो है मैदान में जो है उगाया जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश को क्षेत्रों में विभाजित किया, जैसे तराई का मैदान, पश्चिम का जो है शुष्क क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये क्षेत्र के आधार पर जो है उगाया जाता है। तराई बेल्ट में जो है ज्यादा चावल की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। तो इस आधार पर क्षेत्रीय रूप में भी इसका वर्गीकरण जो है होता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ फसलें विशिष्ट किस्म की हैं, जो प्रदेश को पूरे देश में एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। उन फसलों को हमें विशेष रूप से फोकस करना चाहिए कि अगर फसलों के लिहाज से कोई टिप्पणी पूछता है तो इनको मुख्य फसल दिखाते हुए हम विशिष्ट फसलों पर चर्चा करें। जो विशिष्ट फसल से किसी राज्य की पहचान सुनिश्चित होती है, जब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं तब उस प्रदेश को हम हाईलाइट करने में सफल होते हैं। तो जैसे एक अफीम है, अफीम की खेती एक विशिष्ट प्रकार की जो है खेती के अंतर्गत ये आती है। अफीम उत्तर प्रदेश के जो है 2 जनपदों में मुख्य रूप से गाजियाबाद और बाराबंकी और गाजीपुर में जो है उगाया जाता है। बाराबंकी में जो सबसे ज्यादा अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है, तो वो है बाराबंकी। दूसरा गाजीपुर स्थान आता है। और अफीम की जो फैक्ट्री है, यहां से भी सवाल पूछा जा चुका है, अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में लगाई गई है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन बाराबंकी में है। और अफीम की अगर फैक्ट्री की बात किया जाए तो वो गाजीपुर में है, आती है। तो यहां से ये सवाल जो है बनता है। तो अफीम के अंतर्गत जो खेती की जाती है इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। दूसरा आंवला है। आंवला भी जो है एक विशिष्टता प्रदान करती है। आंवला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है प्रतापगढ़, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आंवले का उत्पादन किया जाता है। हमें से बहुत लोग जो इस क्षेत्र से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं या मध्य उत्तर प्रदेश के हैं, इलाहाबाद में लोगों ने पढ़ाई किया होगा, तो आप लोग जाते समय चाहे रेलवे के माध्यम से जाएं, चाहे आप बस के सहारे जाएं, तो आपको वहाँ के आसपास के स्टेशन पर आंवले से बनी हुई चीजें, आंवले के बगीचे, बहुत सारी चीजें आपको तो दिखाई पड़ेंगी। हम सभी लोग वहाँ से आते समय उसके उत्पाद का जो है उपभोग किए हैं। लोग अपने लिए खरीदते थे, ले जाते थे, चाहे आंवले का मुरब्बा हो, चाहे आंवले का अचार हो, आंवले का जूस हो, आंवले की बर्फी हो, आंवले का लड्डू हो, मतलब विविध किस्म के जो है उत्पाद आंवले पर आधारित होते हैं। वहाँ की भूमि थोड़ी सी ककड़ीली पथरीली किस्म की है, जहाँ पर आंवले की फसल या आंवले का जो पेड़ है वो विकसित हो पाता है। इस आधार पर जो है आंवले की वहाँ खेती सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो ये विशिष्टता प्रदान करता है। अगला एक क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, वो भी ज़्यादा ककड़ीला पथरीला और औद्योगिकरण क्षेत्र में पिछड़ा, सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हालांकि बाद में कुछ योजनाएं चलाई गई सिंचाई को लेकर के, विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसे हम सिंचाई और जल संसाधन के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो हल्दी, अदरक, नींबू, इस प्रकार की जो फसलें ज्यादा उगाई जाती है। हमसे सवाल भी पूछा जा चुका है। तो 3 फसलें मुख्य रूप से आपको समझना होगा कि नींबू, हल्दी और अदरक वहां पे उगाई जाती है। पान के लिए एक महत्वपूर्ण जो जिला है अपना, वो महोबा है। पान अनुसंधान केंद्र भी जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? महोबा में स्थापित किया गया है। और एक इत्र के लिए जो है, एक ये छूट रहा था, इत्र के लिए अगर देखा जाए
तो ये आपका कन्नौज है। फ्लावर एंड फ्रेग्रेंस सेंटर की स्थापना, फ्लावर एंड फ्रेग्रेंस सेंटर की स्थापना ये कन्नौज में जो है किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में ही सब आते हैं। तो इत्र यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। बाकी सामान्य खेती जो हर प्रदेश में होता है वो हर प्रदेश की तरह से ही होता है, वो आपके प्रदेश को विशिष्टता नहीं देता, लेकिन ये चीजें विशिष्टता प्रदान करती हैं। जो हम लोग जिन पर चर्चा कर रहे हैं, अफीम की खेती होती है 2 जनपदों में, आपको बताया गया। वो कौन से जनपद हैं? एक तो बाराबंकी है, दूसरा गाजीपुर है। महोबा में पान है, पान अनुसंधान केंद्र है। आंवला प्रतापगढ़ में, इत्र जो है कन्नौज में है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। एक अगला और है महत्वपूर्ण चीज, मेंथा आयल की खेती। मेंथा आयल की खेती भी यहां पर की जाती है। मेंथा आयल, मेंथा आयल ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की आय के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो कम समय में यानी कि गेहूं और चावल की खेती के मध्य समय का भी प्रयोग करते हुए इसको उगाया जा सकता है। किसानों को कम समय में यहां से आय प्राप्त होता है। तो मेंथा आयल की खेती की जाती है, जो कि शिवाला के पत्ते से जो है या इसका तेल निकाला जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, शिवाले के पत्ते से जो है निकाला जाता है। ये भी मार्च के महीने में जो है लगभग इसको लगाया जाता है। इसके पौध को तैयार करते 1 महीने में पौध तैयार हो जाता है। फिर इसको जो है मार्च या अप्रैल के जो फर्स्ट वीक में इसकी रोपाई कर दी जाती है, और जून के फर्स्ट वीक से लेकर के 2nd और 3rd वीक तक जो है इसके तेल को निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि एक बड़े ड्रम में इसको रख करके और उसको आग पे रखा जाता है, और ये वाष्प के माध्यम से पानी और तेल को एक साथ ले जाकर के एक विशिष्ट प्रकार के पात्र में पृथक करके जो निकाला जाता है। तो क्या हो जाता है कि ये मेंथा आयल उस रूप में यहाँ पे खेती इसकी की जाती है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है मेंथा आयल की खेती में। तो विशिष्टता के कारण से ये भी एक महत्वपूर्ण फसल हो जाता है उत्तर प्रदेश में कृषि के अंतर्गत, यदि हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये रही कुल मिलाकर के कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि फसलों के प्रकार के बाद हम विशिष्ट प्रकार के जो है कृषि और उससे संबंध विभिन्न फसलों के उत्पादन पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ हम लोग चलते हैं भूमि को लेकर के, जिसके आधार पर जो है हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर भूमि का है, जिस पर ही जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो इसलिए भूमि के बारे में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें भूमि जिसे जोत कहा जाता है, जोत क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। भूमि सुधार को लेकर के जो है कुछ चलाई गई हैं व्यवस्थाएं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसमें योजनाएं हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर कुछ पार्क बनाए गए हैं, जोन बनाए गए हैं, उसको भी देख लेंगे। ये क्योंकि जोन और पार्क ये कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब सरकार के द्वारा कुछ सुविधा प्रदान की जाती है, कुछ छूट दिया जाता है, तब वहां पर जो है वो उस फसल से संबंधित पार्क और जोन बन जाता है। हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित करते हुए 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो बांटा गया है। और अगर ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए, ये तो जलवायु और भौगोलिक आधार पर हो गया। क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो पश्चिम का शुष्क क्षेत्र आ जाता है, उत्तर का तराई प्रदेश आ जाता है, गंगा और यमुना के घाघरा क्षेत्र या गंगा यमुना और घाघरा का दोआब और घाघरा का जो है मैदानी क्षेत्र आ जाता है, और बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पे जो है आर्थिक क्षेत्रों हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इकोनॉमी के टॉपिक में। और 20 पारिस्थितिक और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में कई बार सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। और दूसरा, जोत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि जोत किसे कहा जाता है। जोत किसे कहा जाता है? भूमि का वह क्षेत्र जिसमें किसान के द्वारा खेती का कार्य किया जाता है, खेती बाड़ी का कार्य किया जाता है, वो जोत होता है। तो इसमें कम से लेकर के ज्यादा तक की जोत अलग अलग किसानों में पाया जाता है। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर किसान
सीमांत श्रेणी के हैं। सीमांत का मतलब हो गया कि ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और ऐसे 80% जो है किसान वो सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और अगर औसत जो है जोत, यहां से भी सवाल पूछे गए हैं, औसत जोत यहां पे देखा जाए तो 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर इस उत्तर प्रदेश में किसानों के औसत जोत का आकार है। जबकि 80% किसान जो है वो सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि किसी भी प्रदेश को किसी यंत्रीकरण की सुविधा ले आना है और उसे व्यावसायिक रूप में खेती करना है, तो उसके लिए बड़े बड़े भूखंड होना आवश्यक है, जिसमें फार्म हाउस बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके, कमर्शियल खेती किया जा सके, आय किसानों को बढ़ाई जा सके। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करती है विभिन्न प्रकार के यंत्रों के प्रयोग को लेकर के और किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर के। फिलहाल जो स्थिति है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये व्यवस्था छोटे किसानों के कहीं ना कहीं जो एक गैर संस्थागत ऋण को भी बढ़ावा देता है। हालांकि हम इसको आगे इकोनॉमी के चैप्टर में देखेंगे, जहां पर महाजन साहूकार के द्वारा लोन लिया जाता है और लोन की अदायगी न कर पाने के कारण से व्यक्ति जो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है और हमेशा लोन के ब्याज को ही अदा करता रहता है। लेकिन जोत की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो जोत किसी भी किसान और उसके स्वामित्व में रहने वाले उस भाग से है जिस पर वो खेती बाड़ी का कार्य करता है। भूमि सुधार के अंतर्गत देखा जाए तो 1954 ईस्वी में जो है यहाँ पे चकबंदी की व्यवस्था अपनाई गई, और 1960 ईस्वी में यहाँ पे सीलिंग की व्यवस्था अपनाई गई। 1992 ईस्वी में यहाँ पे किसान बही योजना अपनाई गई। 1998 और 99 में जो है यहाँ पर KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था अपनाई जाती है। चारों योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसानों से जो संबंधित है, और अक्सर सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप एक नागरिक हैं तो भी एक जागरूक नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1954 ईस्वी में चकबंदी की व्यवस्था अपनाई गई। चकबंदी भूमि सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ही किसान के बिखरे हुए खेतों को आसपास लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह अपने विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे ट्यूबवेल की व्यवस्था कर सकता है और ट्रैक्टर का उपयोग करते हुए, अपने श्रम का उपयोग करते हुए एक ही स्थान पर आसानी से सुविधाजनक ढंग से खेती कर सकता है। तो ये व्यवस्था चकबंदी कहलाती है। सीलिंग व्यवस्था 1960 ईस्वी में लागू की गई। सीलिंग को व्यवहारिक रूप में भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण कहा जाता है। सीलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो इस बात पर बल देती है कि किसानों के पास कितनी भूमि होनी चाहिए, ये इसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 18 एकड़ और 27 एकड़ और 54 एकड़ की व्यवस्था निर्धारित की गई। अब इसमें जो है सिंचित और 2 फसली यदि भूमि है तो 18 एकड़ हो जाता है, सिंचित और 1 फसली भूमि है तो ये हो जाता है, और असिंचित अगर भूमि है तो 54 एकड़ की व्यवस्था हो जाती है। यही सीलिंग की व्यवस्था और भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण 1960 के अंतर्गत बनाए गए सीलिंग कानून के अंतर्गत यानी कि भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। 92 व्यवस्था में आती है किसान बही योजना, जो भूमि के प्रयोग और भूमि के बारे में विवरण उपलब्ध करवाता है। किसान बही योजना लागू की जाती है, और 1998 ईस्वी में KCC योजना जो है लागू की जाती है, जो किसानों को रियायती दरों पर खेतीबाड़ी करने के लिए और उससे संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंकों से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ पर एक शब्द यूज होता है संस्थागत ऋण, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट और व्यवस्था के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को ऋण बैंकों से प्राप्त होता है तब वो व्यवस्था क्या कहलाती है, संस्थागत ऋण की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जानकारी नहीं है, भाई हम आप लोग अगर किसी क्षेत्र में देखें तो वहां पे हर गांव में 1-2 लोग ऋण देने वाले होते हैं, और वहां पर ब्याज की दरें इतनी उच्च स्तर पर होती हैं कि कोई व्यक्ति लोन ले ले तो दोबारा लोन नहीं चुका सकता, और इसमें किसानों का भयंकर शोषण होता है। वो व्यक्ति ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये भी भूमि के सुधार और कृषि के जो है किसानों की जो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। 2 योजनाएं, एक 2001 ईस्वी में चलाई गई थी, 18 जून 2001 ईस्वी में किसान मित्र योजना, और 2010 ईस्वी में सेवारत योजना। सेवारत योजना का तात्पर्य कि सरकार की जो भी विभिन्न प्रकार की योजना है वो किसानों तक विभिन्न माध्यमों से
विभिन्न माध्यमों से उनको तक पहुंचाना, किसान मित्र की जो है स्थापना करना, पंचायत मित्र की स्थापना करना, ये सारी जो है चीजें इसी के अंतर्गत सम्मिलित होती थी। ये 2 योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे। जैसे देखिए, योजनाएं तो बराबर सरकार की तरफ से चलाई जाते रहते हैं, कुछ ठोस योजनाएं हैं उनको याद करना आवश्यक है। कि जैसे कई बार साक्षात्कार में पूछ लेते हैं कि भूमि सुधार संबंधित 2 योजनाएं बताइए, या आपको कौन सी 4 ऐसी योजनाएं लगती हैं जो कृषि और किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। तो आप इस तरीके से कुछ चीज़ों को याद कर लेंगे, कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट में बना लेंगे, तो उससे आपका ये प्रिपरेशन जो है संतुलित रूप में आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए जो महत्वपूर्ण होंगी। जोन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कुछ रिसर्च सेंटर जैसे स्थापित किए गए हैं। अब अगर हम बनारस से चलें, ऐसे पूरब से लेकर के पश्चिम तक, क्योंकि ये याद करने का एक सही तरीका होता है कि जब आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को किन किन जनपदों में है तो वो एक तरफ से बढ़िए और जैसे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, ऐसा कुछ एक फार्मूला डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए और उसके सहारे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए ना केवल रट के आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ना केवल समझ करके, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक जो होता है वो कॉन्सेप्ट प्लस उसमें निहित थोड़ी थोड़ी फैक्ट की बातों के आधार पर पूर्ण होता है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें पढ़ना होगा। कुछ चीज़ों को आप रट के तैयार करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार करेंगे, कुछ को ट्रिक वगैरह भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के किसी चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है। तो पूर्व से पश्चिम, जैसे वेजिटेबल जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वो बनारस में है। वेजिटेबल बनारस, बाद से वेजिटेबल, बाद से बनारस। थोड़ा याद करने का एक ट्रिक हो सकता है, स्टूडेंट लाइफ में हर कोई प्रयोग करता है। अगर इसी तरीके से आप लोग प्रयोग करें तो डेफिनेटली कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करने में मदद करेंगी। अब इसे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। राजकीय फल एवं डिब्बाबंद संरक्षण केंद्र, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद केंद्र की स्थापना वो लखनऊ में है। राजकीय है तो राज्य की राजधानी भी लखनऊ में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसके अलावा आम जो है मलिहाबाद में बहुत उत्पादित होता है, तो आम रिसर्च केंद्र भी वहीं पर होगा, जाहिर सी बात है। और आम के निर्यात केंद्र, एक तो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो वहाँ होगा ही, यानी कि कहाँ पे होगा, इलाहाबाद में होगा, और दूसरा पश्चिम में बढ़ जाएंगे जो है तो वहाँ पे सहारनपुर। 2 केंद्र हैं, आम निर्यात जोन बनाए गए हैं, आम निर्यात केंद्र बनाए गए। वो कहाँ पे है, एक तो लखनऊ में, एक सहारनपुर में है। तो इस तरीके की यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। लखनऊ में एक भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, यानी कि आम भी मीठा है और गन्ना भी मीठा है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। फल तो मीठा ही है, ज़्यादातर होता है, तो फल का संरक्षण केंद्र भी यहाँ पे है, और आम का निर्यात केंद्र यहाँ के साथ एक सहारनपुर में स्थापित कर दिया गया। अगला कानपुर में चलेंगे तो दलहन शोध संस्थान वहाँ पर है, कहाँ, कानपुर में है। ये सवाल 2500 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बीएड एंट्रेंस से लेकर के जो सिविल सेवा में मिलान तक के यहाँ से सवाल आते हैं, तो आप लोगों को एक रटा होना चाहिए और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इलाहाबाद अगर हम देख लेते हैं, बीच में शहर मध्य में लगभग पड़ता है। सुरखा अमरूद, भाई साहब अगर आप में से जो है वहाँ पढ़ाई की होंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो देखा ना हो। अमरूद के सीजन में अभी ठंडी शुरू हो जाएगी, एक सुरखा अमरूद आ जाएगा और बहुत मीठा होता है, खाने में मज़ा आता है। आप जब कोचिंग से निकलेंगे, आपको भूख लगी होगी तो आप वहाँ पे उसको जो है खाएंगे। तो सुरखा अमरूद वहाँ पे जो है फेमस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। केला पकाने का संयंत्र भी जो है इलाहाबाद में, यहाँ से सवाल ही पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे हम लोग वहाँ पर लखनऊ में देखें कि फल है और आम है, ये चीज़ें वहाँ पर पाई गई। गन्ना और आम जो है देखें तो वैसे यहाँ पर जो केला और अमरूद को एक दूसरे में जोड़ देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर आप समझ करके थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से संबद्ध करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आसानी होगी। तो केला पकाने का संयंत्र और सूखा अमरूद वो इलाहाबाद में फेमस है। आलू के लिए अगर देखा जाए, आलू निर्यात जोन तो आगरा में है, आसे आगरा निर्यात जोन। लेकिन आलू जो शोध केंद्र है वो बाबूगढ़ हापुड़ में है, पहले गाजियाबाद में हुआ करता था लेकिन हापुड़ में हो गया है, तो एक वो भी जो है जोन है। तो इतने संबंधित जोन है। पार्क में अगर देखा जाए, एग्रो पार्क, एग्रो पार्क जो है 4 है, वाराणसी, लखनऊ, हापुड़ और सहारनपुर में है। खाद्य पार्क नोएडा में है, खाद्य पार्क जो है वो नोएडा में है, खाद्य पार्क नोएडा में है। ये सवाल है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें टॉपिक को आप फैक्ट में भी समझना पड़ेगा। बाकी इसके पूर्व में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि
कई सवाल जो है वो बनते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो ये सब सारी जो है पॉइंट्स आप लोग अपने मन में रखने का प्रयास कीजिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को एक दूसरे में जोड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का जो प्रयास कीजिए। तो ये मैं समझता हूँ कि कृषि से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, क्षेत्र है, जोत है, सुधार भूमि से संबंधित है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें कवर करने का प्रयास किया। अभी पशुपालन पर हम थोड़ा सा चलते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश पशुपालन के हिसाब से भी जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है। कुल पशुओं की संख्या में 25% जो है वो 25% भैंस और 10% जो है गायों की जो है गोवंश के जो है पशुओं की जो है संख्या पाई जाती है। और भैंस और गाय ही जो है दुग्ध उत्पादन से मुख्य रूप से संबंधित है। पूरा पशुपालन कृषि का पूरक है। पूरा पशुपालन यहाँ पर आय का, रोजगार का, व्यक्ति की आय को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जो है माध्यम है। तो यहाँ से भी ये सवाल जो है पूछा जाता है कि पशुपालन किस रूप में जीडीपी में योगदान दे सकती है, एक सवाल ये बन सकता है। दूसरा सवाल बनता है कि कृषि और पशुपालन किस रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण बनता है। तो जैसे कृषि के अंतर्गत जो पशुपालन के माध्यम से आपके जैविक उर्वरक और खाद इत्यादि जो बनाए जाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने में जो है मदद करता है, तो यहाँ से इसको मिलता है। दूसरा, यहाँ के जो है पशुओं के माध्यम से पहले अगर देखा जाए तो जुताई इत्यादि किया जाता है। उनके पशुओं का प्रयोग करते हुए परिवहन का भी साधन उपयोग में जो है लाया जाता है। तो ये सारी बहुत सब कुछ चीज़ें जो है की जाती थी। बाकी कृषि के माध्यम से जो उसके जो है पुआल है, वहाँ से भूसा है, इसका प्रयोग जो है भी पशुओं को खिलाने के लिए जो किया जाता है। तो और खेती के माध्यम से ही हरी चारे की जो व्यवस्था की जाती है। तो ये कुल मिलाकर के एक दूसरे के जो पूरक होते हैं कृषि और पशुपालन। और किसी भी कृषि प्रदेश में कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो पशुपालन के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो है पहला स्थान रखता है। और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे चारा के लिए जो सवाल पूछा जाता है, अगर पशुपालन हो रहा है तो चारा में झांसी भरारी एक स्थान है, जहाँ पे जो है ये झांसी का एक स्थान है। यहाँ पे चारा बैंक की स्थापना की गई। कई बार भी सवाल यहाँ से जो पूछे गए हैं, चारा की जो है स्थापना की जाती है। पाली क्लिनिक की अगर बात करें तो 3 पहले थे और बाद में जो है 2 बनाए गए। 3 पहले जो थे वो गोरखपुर, लखनऊ और मुजफ्फरपुर में था। और 2 सैफई और गौतम बुद्ध नगर में जो बाद में जो बनाए गए। तो पाली क्लिनिक जो है वो पशुओं से संबंधित है। जाहिर सी बात है, पशु इतनी बड़ी संख्या में है तो उनके लिए चारा और इनके लिए क्लिनिक की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसी रूप में जैसे एक दूसरे से संबंधित करके कुछ पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो किसी टॉपिक पर लिखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टिप्पणी पीसीएस की अगर परीक्षा देखा जाए, जहाँ पे यूपी स्पेशल की से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, या उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को और पॉइंट्स को एक दूसरे से संबंधित करके देखेंगे। इस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो पाली क्लिनिक 3 जो है वो गोरखपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर, और 2 बाद में यहाँ पर स्थापित किए गए, गौतम बुद्ध नगर और सैफई में पाली क्लिनिक। और फिर उसके बाद जो है दुग्ध से संबंधित योजनाएं जो संचालित की गई। 1973 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड के रूप में जो दुग्ध योजनाएं जो चलाई गई, और प्रथम चरण के रूप में, तो प्रथम चरण में जो है दुग्ध से संबंधित जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया वो 1973 ईस्वी में। बाकी उसके दूसरे और चौथे चरण में जो पूरे क्षेत्र को इसमें कवर कर लिया गया, जिससे दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो 1973 ईस्वी में ये व्यवस्था लागू की गई। 1976 ईस्वी में राज्य दुग्ध परिषद की व्यवस्था की गई। 1993 ईस्वी में एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना प्रारंभ की गई। 1996 ईस्वी में महिला डेयरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि इसमें महिलाओं को जो है इसका मुखिया बनाया गया, इसका जो मालिक बनाया गया, जिसके माध्यम से जो आय को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट रहे हैं 1976, 93 और 1996 ईस्वी में, जो दुग्ध से संबंधित है और दुग्ध को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश, अगर कृषि पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है।
कुल गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है, आम के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो इस तरीके से दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो इतनी सब चीज़ें हैं जिसमें पहले स्थान पर ज़्यादातर, चूँकि बड़ा प्रदेश है, कृषि में मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग नियोजित हैं, तो इस आधार पर जो है कृषि का अगर एक टॉपिक आता है तो उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से अध्ययन का विषय बनता है। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ पढ़ने के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक को और जो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे उसे जरूर पढ़िए, जिसके माध्यम से इसकी जो है आपको जानकारी होता रहे। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कृषि का योगदान, जैसे कृषि से संबंधित अगर मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो कृषि की जो है, कृषि का क्या योगदान है जीडीपी में, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो जैसे कृषि सबसे पहले तो खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, व्यक्ति के जीवन का आधार प्रदान करती है। दूसरा, कृषि में रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा, कृषि से आय व्यक्ति को जो है मिलता है। और कृषि पशुपालन में भी योगदान करता है। तो इस तरीके से कृषि का जो है कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान है। कृषि विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए गेहूं उत्पादन होता है, एक उदाहरण बताएं, तो इसका प्रयोग करते हुए बिस्किट और बेकरी उद्योग को जो बढ़ावा दिया जाता है। तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी जो है औद्योगिकरण को जो है बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल यहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग हुआ तो यहाँ से जो है जाता है, पटसन उद्योग है। तो इस तरीके से जो है कच्चे माल भी यहाँ से उद्योगों को मिलता है। तो यह औद्योगिकरण को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये सब कई टॉपिक हैं जो आपको नोट्स में जो है डिटेल्ड में मिल जाएंगे। बाकी आप इन सभी टॉपिक्स पर आप सोचते रहें, सोच करके अपने उत्तर को जो है बनाने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। और लिखते लिखते आप में ऐसी मैच्योरिटी आएगी, स्किल्ड आएगा कि आप प्रभावी रूप में उत्तर आप लिख पाएंगे। इस तरीके कृषि की समस्याएं आप दे सकते हैं। जोतों का छोटा आकार, जैसा कि 80% हम लोगों ने चर्चा किया कि जोत यहाँ पर छोटे आकार के हैं, सीमांत किस्म के हैं। अनुर्वर भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, खेतों का बिखरा होना है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि व्यक्ति और किसान अपनी सारी क्षमता का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पाता है, तो खेती में पिछड़ जाता है। दूसरा, आय कम होने के कारण से वो निवेश कृषि में नहीं कर पाता है, औद्योगिक रूप में खेती नहीं कर पाता है, वाणिज्यिक खेती नहीं कर पाता है। परिवहन के साधन की इनके पास कमी होती है, गोदाम की कमी होती है, विपणन की जो है समस्या होती है, क्योंकि मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। इनके फसल उत्पादन का एक निश्चित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सब किसानों की एक समस्याएं हैं। कृषि और पशुपालन किस रूप में पूरक है, हम लोगों ने पीछे चर्चा ही कर लिया। इसके अलावा एक सवाल बनता है कि कृषकों की समस्या में तो ये हम लोगों ने देख लिया, और गन्ना किसानों की क्या समस्या है। गन्ना किसानों में जो है परिवहन की समस्या है कि चूंकि मिलें बहुत दूर हैं और बहुत छोटे छोटे किसान, इनके पास परिवहन के साधन नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना जो विक्रय योग्य गन्ना है वो समय से नहीं पहुंचा पाते हैं, या अगर पहुंचाते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है धनराशि किराए के रूप में देना पड़ता है। वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी होती है, तो समय व्यतीत होता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उसके रूप में उन्हें किराया ज़्यादा देना पड़ता है। तो एक जो परिवहन के साधन की सबसे बड़ी समस्या होती है। गन्ना मूल्यों की भी निश्चितता नहीं होती है। गन्ना मूल्यों में बहुत लंबे अंतराल के बाद जो बढ़ोतरी होती है, जिससे किसानों की आय प्रभावी रूप में नहीं बढ़ पाते हैं। भुगतान की भी समस्या होती है, तत्काल नहीं हो पाता है, या कुछ % हो जाता है, कुछ बाद में होता है, जबकि भुगतान के समय इन्हें तत्काल जो भुगतान होने के लिए सरकार के द्वारा एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास होना चाहिए। गन्ना की प्रजातियां भी एक महत्वपूर्ण होती हैं कि जो छोटे किसान होते हैं गन्ना प्रजातियों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है आय का स्रोत नहीं होता है बहुत अच्छा, वो निवेश नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में वो अच्छी किस्म के प्रजाति नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से दूसरा अगले समस्या होती है कि गन्ना किसानों की उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ये सब गन्ना किसानों की समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रमुख रूप से जो है गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गन्ना किसानों से संबंधित क्वेश्चन भी मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछे जाते हैं। तो इन सारे सवालों को आप अपने मन में सोचिए, इस पर लिखने का प्रयास कीजिए और इससे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कृषि और पशुपालन का टॉपिक आपकी उत्तर प्रदेश की जानकारी और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।